नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। आज हम इसका पहला भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे मानव नेत्र के बारे में और साथ में ही हम जानेंगे दृष्टि दोष को। अब मानव नेत्र की बात करने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं। अब आपने जो इससे पहले वाला अध्याय था प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, वहां पर एक बात जानी थी कि किसी भी चीज पर जब रोशनी पड़ती है या प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है और इसी कारण हम उसे देख पाते हैं, क्योंकि परावर्तित किरण जो होती है वो हमारी आंखों तक आती है। अब सवाल ये है कि जो हमारे नेत्र होते हैं वो इतने खास क्यों होते हैं? आखिर उन्हें पता कैसे चल जाता है? वो किसी चीज को देख कैसे सकते हैं? हमारे हाथ पैर या फिर कोई और अंग तो चीजों को नहीं देख सकता, तो आंखों में कोई तो खास बात होगी जिससे वो चीजों को देख सकते हैं। दरअसल हमारी आंखें जो हैं वो हमें प्रकाश को देखने योग्य बनाता है और यही कारण है कि हम आंखों से चीजों को देख सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो कलर है पीला। अगर कहीं पर पीला कलर हो तो वो हमें बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी दिख जाता है। तो चलिए अब आंख को समझना है कि वो चीजों को कैसे देख सकता है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आंख को। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमें जिन चीजों के बारे में पढ़ना है वो है क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारी आंखों में लगा होता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब हमारे दृष्टिपटल पर बनती है। उसके अलावा हम बात करेंगे पुतली की, साथ में हम बात करेंगे परितारिका और स्वक्ष्मंडल की, और उसके बाद हम बात करेंगे दृष्टिपटल की, जहां पर बिंब का प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं जानते हुए कि आखिर जो हमारा स्वक्ष्मंडल है वो क्या होता है। दरअसल प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इसी झिल्ली को स्वक्ष्मंडल कहते हैं। अब एक झिल्ली जो हमारी आंखों के सबसे बाहर दिखती है आपको, जिसे आप टच भी कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है स्वक्ष्मंडल। इससे होते हुए ही जितने भी प्रकाश होते हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। तो हमारी आंखों पे रोशनी सबसे पहले स्वक्ष्मंडल पर पड़ती है। अब इसके बाद बात आती है परितारिका और पुतली की। परितारिका एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंख पे जो पुतली बनी हुई है, जो अंदर काले रंग का गोला दिख रहा है, उसी को पुतली कहते हैं। इसका आकार बदलता है और इसका आकार जो बदलता है वो बदलता है परितारिका की वजह से। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि परितारिका होगा ये बाहर वाला और जो पुतली होगी वो होगा अंदर का काला हिस्सा। अब इसकी जरूरत क्या है, चलिए इसे समझते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे कमरे में होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो बहुत अधिक रोशनी की वजह से हम किसी चीज को अच्छे से नहीं देख सकते। तो इसलिए उस टाइम पे जो हमारी परितारिका होती है वो पुतली का आकार कम कर देती है। अब क्योंकि पुतली, ऐसा समझ लीजिए कि आंखों में एक होल होता है जिससे जो रोशनी है वो अंदर आ सके। अगर उस होल को छोटा कर दिया जाएगा तो आंखों में कम रोशनी जाएगी और उससे अगर किसी जगह पर बहुत ही ज्यादा रोशनी है तो भी हम चीजों को आसानी से देख सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए कि कोई कमरा बहुत ही ज्यादा अंधेरे में होगा, तो वहां पर क्या होगा कि परितारिका का आकार बड़ा हो जाएगा, तो उससे पुतली का आकार भी बड़ा हो जाएगा और क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच पाएगी और हम चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो क्या होगा, आपको सारी चीजें काली काली दिखेंगी, है ना, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परंतु फिर क्या होगा कि थोड़ी देर बाद, 1 मिनट या 1.5 मिनट बाद आपको चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगेंगी। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब घर में रोशनी थी तो हमारी पुतली का आकार छोटा था। अब अचानक से जब लाइट चली गई तो पुतली का आकार तो अभी भी छोटा है और उसमें कम रोशनी आ रही है, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता। परंतु थोड़े समय बाद परितारिका के कारण पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, तो हमें चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ आई होगी कि जो परितारिका से पुतली का आकार बदलता है उसमें थोड़ा सा समय लगता है और यही कारण है कि हमें अचानक से ही चीजें दिखाई नहीं देती, उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है।
अब चलिए एक सवाल देखते हैं जो बड़ा मजेदार है। आप पायरेट को तो जानते ही होंगे। ये पहले के जमाने में लूटपाट किया करते थे और ये शिप पे रहा करते थे। अब ये जानने वाली बात नहीं है। बात ये है कि जितने भी पायरेट होते थे वो ज्यादातर अपनी आंखों पर एक आई पैच लगाते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक काले रंग का पर्दा उनकी एक आंख पे लगा होता था। तो क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या था? दरअसल बचपन में मुझे लगता था कि जो ये पायरेट होते हैं वो अपने आप को डरावना दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु इसका कारण बहुत ही अनोखा है। अब इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक पायरेट की जो शिप यानी कि जो नाव होती है वो किस तरीके की होती है। दरअसल जो नाव होती है उस पे ऊपर की तरफ तो बहुत रोशनी होती है क्योंकि सूरज की वजह से बहुत ज्यादा रोशनी मिलती है, परंतु जब हम अंदर जाते हैं तो नाव के अंदर बहुत कम रोशनी होती है। इसका कारण ये है कि पहले के ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी और हम बड़ी आग नहीं जला सकते क्योंकि जो हमारी शिप होती थी वो लकड़ी की बनी होती थी। अगर हम कोई बड़ी आग जलाएंगे तो उसे संभालना मुश्किल हो सकता है और ऐसा हो सकता था कि शिप में आग लग जाए। तो इसीलिए वहां पर बहुत ही कम रोशनी हुआ करती थी, मोमबत्तियां वगैरह जलाई जाती थी। अब ऐसे में मान लीजिए कि अचानक से कोई खराबी आती है या फिर कोई अटैक हो जाता है और जो हमारा कैप्टन है यानी कि जो पायरेट है उसे शिप के नीचे जाना पड़ता है, तो वहां पे क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा रोशनी से अचानक से अंधेरे में आ जाएगा, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए वो क्या करते थे कि अपनी एक आंख पर पट्टी लगा लेते थे। तो जब वो नीचे जाते थे तो उस पट्टी को हटा देते थे और उन्हें नीचे जाते ही सब कुछ दिखाई देने लग जाता था, क्योंकि जिस आंख पे पट्टी लगी रहती थी उसकी पुतली का आकार पहले से बड़ा होता था। तो ये कारण था कि जो एक पायरेट होता है वो अपनी एक आंख पर आई पैच लगा के रखता था। चलिए अब जानते हैं समंजन क्षमता के बारे में। अब ये भी बड़ी अनोखी बात है। इसका मतलब क्या है पहले वो जान लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारी लेंस होती है, जो हमारी आंखों में लगी होती है, उसका जो फोकस दूरी होता है उसको बदला जा सकता है। तो आखिर इस फोकस दूरी को बदलने की जरूरत क्या है? हम जानते हैं, हमने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा था कि जो लेंस होता है वो क्या करता है, एक बिंब का प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम बिंब की दूरी को बदलें तो प्रतिबिंब की दूरी भी बदलती रहती है। परंतु अगर हम आंख की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि कोई चीज बहुत पास में हो तो उसका प्रतिबिंब हमें बनाना है दृष्टिपटल पे, परंतु अगर कोई बिंब बहुत दूर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब भी हमें बनाना है दृष्टिपटल पे। अब यहाँ पर बिंब की दूरी को तो नहीं बदला जा सकता, और अगर बिंब की दूरी बदलती है तो जो दृष्टिपटल है हर बार उस पे इमेज नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो हमारा लेंस है उसकी फोकस दूरी को बदलना पड़ेगा, जिससे पास की बिंब हो या दूर की बिंब हो, दोनों का ही जो प्रतिबिंब बने वो दृष्टिपटल पे बने। और यही कारण है कि जो हमारी अभिनेत्री लेंस होती है उसमें यह क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को बदल सके। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा होता कैसे है। अगर मान लीजिए कोई चीज पास में रखी है तो जो हमारी पक्षमाभी पेशियां होती हैं ये हमारी जो लेंस है उससे जुड़ी हुई होती हैं। ये क्या करती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। तो इनके सिकुड़ने से क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है वो मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी घट जाती है। अब आप जानते हैं कि एक लेंस को बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हम सबसे पास में रखी हुई वस्तु जो है वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा चीज कोई पास में लाई जाए तो हमें एक तो दिखाई नहीं देगी, धुंधली सी दिखेगी और हमारी आंखों में दर्द भी होगा। उसके बाद बात करते हैं कि दूर की चीजों को कैसे देखते हैं। तो अगर कोई वस्तु दूर में रखी हुई है तो हमारी पक्षमाभी पेशियां जो हमारी लेंस से जुड़ी होती हैं वो क्या करेंगी, वो शिथिल हो जाएंगी और उससे क्या होगा, जो हमारा लेंस होगा वो पतला हो जाएगा। अब पतले होने पे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उसकी फोकस दूरी बढ़ने से जो हमारा प्रतिबिंब है वो वापस से हमारे दृष्टिपटल पे बन जाएगा। अब दूर देखने की कोई भी लिमिट नहीं है, हम अनंत तक देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जो तारे हैं वो हमसे बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, परंतु हम फिर भी उन्हें बड़ी आसानी से देख सकते हैं। वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो दूर हैं, परंतु दिखाई दे जाते हैं। चलिए अब समझते हैं दृष्टि दोष को। दृष्टि दोष क्या होता है? दरअसल ये तब होता है जब हमारी लेंस जो है वो अपनी फोकस दूरी को अच्छे से नहीं बदल सकती, या फिर हमारी आंखों का आकार बड़ा या छोटा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो
बिंब की इमेज है वो दृष्टि पटल पे नहीं बन पाती। चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के दोष होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। पास की चीजों का बिंब तो हमारे दृष्टि पटल पे बन जाता है परंतु कोई चीज अगर दूर रखी हो तो उसका बिंब दृष्टि पटल से पहले बन जाता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले क्या है कि एक ठीक आई जो है वो इस तरीके से इमेज बनाती है। तो यहाँ पर हमारा जो बिंब है उसका इमेज दृष्टि पटल पे बन रहा है। परंतु अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वहां पर क्या होगा कि जो इमेज यानी कि प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल से पहले बनेगा। और अगर हम यहाँ पर उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाएं तो उससे क्या होगा कि फिर से जो प्रतिबिंब है वो हमारा दृष्टि पटल पे बन जाएगा और व्यक्ति जो होगा वो चीजों को फिर से देख सकता है। दूसरे तरह का जो दोष है वो है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की चीजें हमें दिखाई देती हैं परंतु पास की चीजें जो होती हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल से पीछे बनने लगता है। तो यहाँ पर भी हमें चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, अगर कोई आई ठीक है तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, परंतु अगर उसमें दोष है यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में तो क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल से पीछे बनने लगेगा। और अगर हम उचित क्षमता का लेंस इस्तेमाल करेंगे तो वापस से जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल पर बनने लगेगा और हम चीजों को देख पाएंगे। अगला जो दोष है उसका नाम है जरा दूर दृष्टिता। ये कुछ भी नहीं है, इसमें जो पहले के दोनों दोष थे वो दोनों ही होते हैं। तो हम ना तो दूर की चीजों को ठीक से देख सकते हैं और ना ही पास की चीजों को। तो इसमें क्या होता है, हम दो अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास की चीजों को देखने के लिए नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है और दूर की चीजों को देखने के लिए ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा होता है। अब ये दोष किस तरीके से होते हैं, उनको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इसमें हमने जाना मानव नेत्र के बारे में और साथ में हमने दृष्टि दोष के बारे में जाना। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की किताब में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के अंदर, जिससे आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में कि आखिर ये कितनी तरह की होती हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जाता है। और हम ये भी जानेंगे कि हमें कैसे पता लगाना है कि कितनी क्षमता का लेंस इस्तेमाल होगा। अब इसे जानने के लिए आपको कुल 5 चीजों के बारे में जानना है। पहला तो है बिंब, कि आखिर जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी हुई है। दूसरा हमें जानना है प्रतिबिंब के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिंब का लेंस प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा हमें जानना है दृष्टि पटल के बारे में, यानी कि वो जगह जहां पर प्रतिबिंब को बनना है। और चौथी चीज जो हमें जाननी है वो है पक्षमाभिपेशियां। और 5वां चीज तो है हमारा लेंस। ठीक है, तो इन 5 चीजों के बारे में ही हम बात करेंगे आज की पूरी वीडियो में। शुरुआत करते हैं समझते हुए कि आखिर जो हमारा लेंस है वो चीजों को दृष्टि पटल पे कैसे बनाता है, यानी कि जितने भी बिंब होते हैं वो सारे दृष्टि पटल पर ही अपना प्रतिबिंब कैसे बना पाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे दृष्टि पटल से। तो ये हमारा दृष्टि पटल है और इसके आगे क्या लगा होगा, हमारी आंखों का लेंस। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं पक्षमाभिपेशियां। लेंस के दोनों ओर पक्षमाभिपेशियां होती हैं और यहाँ पर यह हमारी लाइन बन गई मुख्य अक्ष। और मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी हुई है और ये दूर पे रखी हुई है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अभी क्या है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दृष्टि पटल से थोड़ा आगे बन रहा है। अब हमें ये बात पता है कि यहाँ पर जो फोकस दूरी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो बिंब की प्रतिबिंब बने वो दृष्टि पटल पर बने। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो पक्षमाभिपेशियां हैं वो पीछे की तरफ खिंच जाएंगी। पेशियों के पीछे खिंचने से क्या होगा कि जो हमारा लेंस है वो पतला हो जाएगा और उससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा लेंस बन जाएगा। और अब क्या होगा कि दूर की जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो वापस से दृष्टि पटल पर बनने लगेगा।
अब मान लीजिए कि हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे थे और देखते देखते अचानक से हमने किसी पास की वस्तु को देखना शुरू कर दिया। तो अभी क्या है, जो हमारा लेंस है वो तो अभी भी पतला है, परंतु अब हम किसी निकट की वस्तु को देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब दृष्टिपटल से पीछे बन रहा होगा, क्योंकि फोकस दूरी बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, जो हमारे पश्चिमाभि पेशियां हैं वो वापस से शिथिल हो जाएंगे, जिससे हमारा लेंस मोटा हो जाएगा और उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। और उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वापस से दृष्टिपटल पर बनने लगेगा। परंतु जो हमारा लेंस है वो एक हद तक ही मोटा हो सकता है और इसलिए हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक के पास की वस्तु को देख सकते हैं। इससे ज्यादा पास में अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो हमें धुंधली दिखेगी या फिर हमारी आंखों में उसे देखने पर दर्द होगा। तो ये जो चीज है इसे कहा जाता है समंजन क्षमता, और समंजन क्षमता के कारण ही हम दूर की, पास की और हर जगह की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख पाते हैं। अब जब समंजन क्षमता में कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार क्या होता है कि उम्र के कारण या फिर किसी और वजह से जो हमारा पश्चिमाभि पेशियां हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और इस वजह से हमारी समंजन क्षमता खराब हो जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों का आकार ही बड़ा या छोटा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा दृष्टिपटल है वो आगे या फिर पीछे चला जाता है और उससे क्या होता है कि पश्चिमाभि पेशियां अभी भी पुराने वाले दृष्टिपटल पर जो इमेज है या प्रतिबिंब है उसे बनाने की कोशिश कर रही है, परंतु जो दृष्टिपटल है वो आगे या पीछे हो चुका है और इस वजह से फिर से जो प्रतिबिंब होता है वो धुंधला बनता है। और यही दिक्कत है जिसकी वजह से हम चीजों को ढंग से नहीं देख पाते। अब चलिए जानते हैं कि चीजों को ठीक कैसे किया जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि उनके आगे एक उचित क्षमता का लेंस लगाया जाता है, परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेंस लगाना है और कितनी क्षमता का लगाना है। इसके लिए आइए एक सवाल करते हैं। तो सवाल है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से परे की वस्तुओं को नहीं देख सकता। दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कितनी शक्ति के लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो 30 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो क्या आपको पता चल गया कि दोष कौन सा है? अगर आपका उत्तर है निकट दृष्टि दोष तो आप सही हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारी जो आंखें हैं वो 30 सेंटीमीटर तक की चीजों को देख सकती हैं। अब हमें पता है कि उसके आगे एक लेंस लगाना है। यहाँ पर एक स्क्वायर डब्बा बनाया गया है, क्योंकि मान लीजिए हमें नहीं पता कौन सा लेंस लगाना है और ना हमें ये पता कि कितनी क्षमता का लगाना है। अभी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस लगेगा और इसकी क्षमता कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं मुख्य अक्ष। अब हमें ये पता है कि ये आंख जो है वो 30 सेंटीमीटर तक तो चीजों को देख सकती है, परंतु अगर उसके बाद कोई चीज रखी है तो उसे नहीं देख सकती। और हम चाहते हैं कि जो ये आंख है वो अनंत पर रखी हुई चीज को भी देख पाए। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई बिंब अनंत पर रखा हुआ है। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? जैसा हमने प्रकाश वाले अध्याय में पढ़ा था, जो बिंब होता है उसकी दूरी को u से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा? अनंत। अब हम क्या चाहते हैं, हमने जो ये लेंस लगाया है हम चाहते हैं कि ये लेंस जो अनंत पर रखी चीज है उसको 30 सेंटीमीटर पे बना दे, क्योंकि हमारी आंख 30 सेंटीमीटर की चीज को तो देख ही सकती है। तो अगर अनंत पर रखी चीज की इमेज को 30 सेंटीमीटर पे बनाया जाएगा तो हमारी आंखें उस इमेज को देख सकती हैं और फिर हमें चीजें जो अनंत पर रखी हैं वो भी दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीजें यानी कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही लेंस के पीछे की तरफ बना हुआ है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू माइनस, तो u हो जाएगा हमारा माइनस अनंत या फिर माइनस इंफिनिटी, और जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। अब आपने एक चीज पढ़ी थी लेंस सूत्र, जो था 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर आपको v तो पता है और आपको u भी पता है, तो इससे आपको f भी पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लेंस सूत्र लगाइए और जल्दी से निकालिए कि f कितना होगा और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आपने उत्तर निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं कि आपका उत्तर सही है या फिर नहीं।
यहाँ पर b हो जाएगा -30 और इन्फिनिटी को 1/∞ तो 0 ही लेते हैं, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा 1/f आ जाएगा 1/-30 और इससे हमारा f आ जाएगा -30। तो अगर आपका उत्तर यही आया है तो अब जल्दी से पता करिए कि इसकी क्षमता कितनी होगी। आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता होती है 1/f। अब आपको f दिया हुआ है -30, यानी कि लेंस की क्षमता हो जाएगी 1/-30। तो क्या आप लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं? जरा कोशिश कीजिए। अगर आपने यहाँ पर 1 को 30 से डिवाइड किया है तो आपका उत्तर गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता के लिए जो फोकस दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर f हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इसलिए हमें इसे पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। अब क्योंकि 1/-30 है और हमें 30 को 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम सीधा 100 से गुना कर देंगे तो भी ये वैल्यू मीटर में बदल जाएगी और इससे जो हमारा लेंस की क्षमता होगा वो आ जाएगा -3.33 डायोप्टर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्षमता तो हमें पता चल गई और साथ में आगे एक माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा जिसकी पावर 3.33 डायोप्टर होनी चाहिए और उसके बाद जो इस आंख का दोष है उसे ठीक किया जा सकता है। चलिए अच्छे से समझने के लिए एक और सवाल करते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से पहले वस्तुओं को नहीं देख सकता। दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कितनी शक्ति के लेंस का उपयोग करना चाहिए? अब ये सवाल तो पहले जैसा ही दिख रहा है, परंतु यहाँ पर बस एक चीज बदली है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, यानी कि जो व्यक्ति है अब वो 30 सेंटीमीटर तक की चीजों को नहीं देख सकता, परंतु अनंत तक की चीजें उसके बाद उसे दिख रही हैं, यानी कि 30 सेंटीमीटर से बाद की चीजें दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दोष तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष है, क्योंकि उसे दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही। अब मान लीजिए ये आंख है और इसके आगे एक लेंस लगाएंगे तो ये जो दिक्कत है वो सही हो जाएगी। अब लेंस कैसा लगाना है वो पता करना है हमें। यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष बनाया और हम जानते हैं कि इस व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या चाहेंगे, एक तो बात है कि हमें 25 सेंटीमीटर से पहले का वैसे भी नहीं दिखता, तो हम चाहेंगे कि अगर 25 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखी हुई है तो ये लेंस क्या करे, उसकी इमेज को 30 सेंटीमीटर पे बना दे। उससे क्या होगा, 30 सेंटीमीटर के बाद की चीजों को तो हम देख ही सकते हैं, तो हम 30 सेंटीमीटर पर अगर इमेज बनेगी तो उसे भी देख पाएंगे। तो यू हमारा हो जाएगा -25 और वी हो जाएगा -30, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों ही चीजें लेंस के पीछे की तरफ रखी हुई हैं। अब यहाँ पर फिर से आपको लगाना है लेंस सूत्र, लगाइए और उत्तर निकालिए। तो आपने उत्तर निकाल लिया होगा। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1.5 मीटर। अब आपको फोकस दूरी तो नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए था लेंस की क्षमता, तो हम यहाँ पर लेंस की क्षमता निकालेंगे। लेंस की क्षमता होती है 1/f, तो उत्तर आ जाएगा 1/1.5 मीटर, जिसको हम आगे फ्रैक्शन में निकाले तो उत्तर आ जाएगा 6.68 डायोप्टर। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेंस की क्षमता पॉजिटिव आई है, यानी कि जो हमने लेंस इस्तेमाल किया होगा वो उत्तर लेंस होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने जाना दृष्टि दोष के बारे में। अब आपको इसके बारे में घर से पढ़ के आना है, जिससे आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के अंदर दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के विक्षेपण की और उसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। दरअसल यहाँ पर हम सिर्फ इन चीजों के बारे में बात करेंगे और इनसे होने वाले जो कारक हैं, इनसे जो चीजें होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपको कहा गया था कि आपको पढ़कर आना है कि प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किस तरह से होता है। तो अगर आप वो पढ़कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से पहले एक बार उसे पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हुए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह अपवर्तन की एक ऐसी अवस्था है जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। तो
तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो दरअसल में अपवर्तन है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वहां परावर्तन हुआ है। चलिए जानते हैं कि ऐसा किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपको दो मीडियम लेने हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए होते हैं, एक सघन और एक विरल। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ विरल माध्यम रखेंगे और नीचे की तरफ होगा हमारा सघन माध्यम, और जो किरण होगी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक अभिलंब, और यहाँ पर जो हमारी किरण होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी और एक आपतन कोण बनाएगी। अब हम जानते हैं कि जब अपवर्तन होता है तो जो किरण होती है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है। तो यहाँ पर किरण कुछ इस तरह से आगे चली जाएगी और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे कहा जाएगा अपवर्तन कोण। अब ये तो एक आसान सा अपवर्तन का उदाहरण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है ये भी कुछ हमें इसी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए आप अगर इसे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। पर मान लीजिए अगर आप अभी भी कोण को और ज्यादा बढ़ाएं तो क्या होगा, जो किरण होगी वो वापस से सघन माध्यम में आने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारा I यानी कि जो आपतन कोण है जब क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो होगा क्या कि किरण जाएगी और उसका अपवर्तन भी होगा, परंतु अपवर्तन इतना ज्यादा हो जाएगा कि किरण वापस से उसी माध्यम में आ जाएगी। तो दरअसल होगा तो अपवर्तन, परंतु ऐसा प्रतीत होगा कि उसका परावर्तन हुआ है। इसे ही कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन जो है वो है कि जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाया जाए तो आपतित किरण परिवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और साथ ही में इसका इस्तेमाल होके इंद्रधनुष भी बनते हैं। अब ये चीजें कैसे होती हैं इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्रकाश के विक्षेपण की, और जो होता है प्रिज्म से। अब प्रिज्म क्या है? दरअसल प्रिज्म कांच की बनी हुई वस्तु है जिसका आगे और पीछे वाला भाग एक त्रिकोण होता है और बाकी के तीन भाग जो होते हैं वो या तो स्क्वायर होते हैं या फिर रेक्टेंगल होते हैं। अब प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण पढ़ने से पहले हमें विक्षेपण का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए विक्षेपण को समझते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों के क्रम में वियोजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होते हैं वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसी की ये 7 रंग जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसी को कहा जाता है विक्षेपण। अब ये होता किस तरह से है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रिज्म है उससे अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो उसका अपवर्तन होता है, परंतु जो व्हाइट रोशनी है यानी कि जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 अलग अलग रंग होते हैं और सातों रंग का अलग अलग एंगल पर विक्षेपण होता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ किरणें बहुत कम मुड़ती हैं और कुछ किरणें बहुत ज्यादा मुड़ जाती हैं। तो जो किरणें कम मुड़ती हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं और जो ज्यादा मुड़ती हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, और इससे जो सफेद रोशनी है वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है वो रेड लाइट यानी कि लाल रंग का होता है, और जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर का। अब ये होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी जानते हैं कि ये 7 रंगों में विभाजित किस तरह से होता है। दरअसल यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश आता है तो प्रिज्म के कारण जब वो अलग अलग एंगल पर अपवर्तित होता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर सारे रंग इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर आप अगर इनके इनिशियल देखें तो रेड का हो जाएगा R, ऑरेंज का O, Y, G, B, I, V, और अगर हम इसे लिखे ऐसे तो विबग्योर को याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इससे क्या होगा कि आपको 7 रंग के क्रम आसानी से याद हो जाएंगे। आपको बस एक वर्ड याद रखना है, दैट इज
विबग्योर। यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जिन रंगों का बहुत ही ज़्यादा अधिक तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम उड़ती हैं, वहीं पर जिन रंगों का बहुत ही न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, वो बहुत ज़्यादा मुड़ती हैं। और यही कारण है कि जब ये अलग अलग कोनों पर मुड़ती हैं तो ये एक श्वेत रंग 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश है उसके 7 अलग अलग कलर अलग हो चुके हैं, परंतु क्या इससे ज्यादा कलर होते हैं? इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा, और वो ये सोचते थे कि हो सकता है श्वेत प्रकाश में 7 से ज्यादा रंग हो, और वो चाहते थे कि वो उनका स्पेक्ट्रम भी निकाल सके। स्पेक्ट्रम मतलब ये जो आपको कलर दिख रहे हैं उन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और उनका कहना था कि अगर वो और प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम भी मिल सकते हैं। तो वो साइंटिस्ट इसी की खोज में जुट गए। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने गति के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिए हैं, और साथ ही इन्होंने हमें गुरुत्व आकर्षण के बारे में बताया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से साइंटिस्ट थे? अगर आपका उत्तर न्यूटन है तो आपका जवाब सही है। सर न्यूटन ऐसा सोचते थे कि अगर वो प्रिज्म के साथ दूसरा प्रिज्म इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें शायद और ज्यादा कलर मिल जाए, परंतु उन्हें और ज्यादा कलर तो नहीं मिले। पर उन्होंने एक बात नोटिस करी कि अगर एक प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रखा जाए तो जो कलर यानी कि जो श्वेत रंग 7 अलग अलग कलरों के स्पेक्ट्रम में बंटा था वो वापस से जुड़ के एक श्वेत प्रकाश देता है। इसे हम श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कह सकते हैं। अभी प्रकाश के विक्षेपण के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा वायु को, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वायु की वजह से ही होता है। दरअसल वायु में बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी चीजें बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब ये कण हमें आंखों से तो दिखाई देंगे नहीं, परंतु अगर हम इन्हें बहुत बड़ा करके देखें तो हमें पता चलेगा कि वायु के अंदर भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। अब होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें इनसे टकराती हैं तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, और इसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और यही कारण है कि हमें टिंडल प्रभाव दिखता है। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है, और इसे ही कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसका उदाहरण हो गया टिंडल प्रभाव, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है जहां पर सल्फर का इस्तेमाल करके प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाया गया है। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट जो है जहां पर आप सिर्फ टिंडल प्रभाव को देख सके, उसका इस्तेमाल शीशे के ग्लास से भी कर सकते हैं। आपको शीशे के ग्लास में कुछ पानी रखना है और उसमें 2-3 बूंदें डिटॉल की डालनी है। तो जब आप उससे प्रकाश को पास करेंगे तो आपको प्रकाश की किरणें दिखाई देंगी, जो कि टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहले हमने बात करी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, उसके बाद हमने जाना प्रकाश के विक्षेपण के बारे में, और उसके बाद हमने जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। इन तीनों की ही वजह से काफी अनोखी चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए आकाश का नीला दिखना या फिर इंद्रधनुष का बनना। चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस चौथे भाग में हम बात किस चीज की करने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की। परंतु वायुमंडलीय अपवर्तन को पढ़ने से पहले चलिए एक मजेदार सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंद्रधनुष। क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है इससे? दरअसल ये एक तस्वीर है एक पानी की बूंद की। यहाँ पर सबसे पहले जो सूर्य की रोशनी है उसका अपवर्तन होता है। उसके बाद जब रोशनी पानी की बूंद के अंदर जाती है तो दूसरी तरफ से बाहर निकलने के बजाय उसका परावर्तन हो जाता है। क्या आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा परावर्तन हुआ होगा? अगर आपका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो आपका जवाब सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई शीशा तो लगा नहीं है और यहाँ पे पानी की बूंद ही है। तो यहाँ पर किरण का अपवर्तन हुआ है, परंतु इतना ज्यादा अपवर्तन हुआ है कि वो वापस से उसी माध्यम में आ गई, और इसके बाद
यहाँ पे इसका फिर से अपवर्तन होता है और पानी की बूंद से जो रोशनी जिस तरफ से आई है उसी तरफ से वापस निकल जाती है, परंतु इस बार उसका स्पेक्ट्रम बन चुका है और वो 7 अलग अलग कलर में विभाजित हो चुकी है, जो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर इस फिगर को देखिए, अगर आपकी आंखें इस तरफ है तो आपको आगे की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें देखनी है। एक तो जो सूरज है वो हमारे पीछे की तरफ होना चाहिए, दूसरा जो पानी की बूंद है वो हमारे आगे की तरफ होनी चाहिए, तब जाकर कहीं हमें इंद्रधनुष हमारे आगे दिखाई देगा। और यही कारण है कि इंद्रधनुष इतना कम दिखाई देते हैं, क्योंकि हर समय बारिश तो होती नहीं है, और जब बारिश होती है तो जरूरी नहीं है कि जो सूरज है वो हमारे पीछे की तरफ हो। चलिए इंद्रधनुष के बारे में एक और खास बात जानते हैं। हो सकता है कि आपको लगता हो कि इंद्रधनुष एक हाफ सेमी सर्कल होता है, यानी कि एक सर्कल का आधा हिस्सा होता है, जैसा यहाँ पर भी दिखाया गया है, परंतु वास्तव में जो इंद्रधनुष होता है वो एक पूरा सर्कल होता है, यानी कि एक पूर्ण चक्र होता है, और हमें नीचे से सिर्फ आधा दिखाई देता है। अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग से या फिर हवाई जहाज से इंद्रधनुष को देखें तो आपको एक पूरा चक्र दिखाई देगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन को समझते हुए। इसको हम कुछ सवालों के जरिए समझेंगे। जैसे कि पहला सवाल है कि कोई भी आकाशीय वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है, तो ऐसा क्यों होता है? अब जाहिर सी बात है कि इस सवाल का उत्तर है वायुमंडलीय अपवर्तन। परंतु आइए देखते हैं कि ये होता किस तरह से है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, मानना क्या है, ये अर्थ की ही फोटो है और ये है इसका वायुमंडल। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर वायु की काफी सारी परतें हैं, तो वो हमारा वायुमंडल होता है। अब होता क्या है कि हल्की वायु जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, परंतु जो भारी वायु होती है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की तरफ होती है। तो उससे क्या होता है कि ऊपर एक विरल माध्यम बन जाता है और नीचे एक वायु का सघन माध्यम बन जाता है। अब मान लीजिए कोई सी भी वस्तु है, जैसे कि एक तारा हो गया, तो उससे जब प्रकाश धरती पर आता है तो जैसा कि हम देख सकते हैं वो विरल माध्यम वाले वायु से सघन माध्यम वाले वायु में आया है, तो यहाँ पर उसका अपवर्तन होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले अभिलंब बनाएंगे, और क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में रोशनी आ रही है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और इससे क्या होगा कि जब हम देखेंगे तो हमें तारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो उसकी वास्तविक स्थिति तो थोड़ी नीचे थी, परंतु हमें तारा थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, उसकी आभासी स्थिति थोड़ी सी ऊपर हो गई है। जितनी भी चीजें धरती से बाहर होती हैं, यानी कि धरती के वायुमंडल से बाहर होती हैं, वो सभी चीजें इसी रीजन से हमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देती है। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। ये है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। दरअसल होता क्या है कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है, और जब वो डूब जाता है उसके भी 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। तो ऐसा भी होता है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से है। जैसा हम जानते हैं कोई भी चीज हमें थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, इसी वजह से जो सूरज है वो नीचे डूबने के बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा होता कैसे है। ये हमारा अर्थ हो गया, और ये उसके आसपास की वायुमंडल, और ये हमारा हो गया क्षितिज। अब अगर आपको नहीं पता कि क्षितिज क्या होता है, तो दरअसल अर्थ हमारा गोल है, और अगर हम उसके कहीं पे भी हैं तो हमें पूरा अर्थ तो दिखाई देगा नहीं, हम अर्थ के एक कुछ हिस्से को ही देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इंडिया में हैं तो आप यहाँ पर खड़े खड़े अमेरिका को नहीं देख सकते, क्योंकि वो जस्ट हमारे नीचे है। तो इसीलिए अर्थ का जितना भाग हम देख सकते हैं उसके आगे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश और धरती दोनों मिल रहे हैं, और उसी को हम क्षितिज कहते हैं। जब सूर्य उससे ऊपर आ जाता है तो हम कहते हैं कि सूरज उग गया है, और जब सूरज उसके नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं कि सूरज डूब गया है। अब मान लीजिए सूरज यहाँ पर है और इसकी रोशनी अर्थ तक आ रही है। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे अर्थ में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की ये रोशनी थोड़ी सी झुक जाएगी अभिलंब की तरफ, और उससे क्या होगा कि हमें सूरज क्षितिज के ऊपर दिखाई देगा।
और ऐसा होने के कारण हमें सूर्य 2 मिनट तक ज्यादा दिखाई देगा। यही कारण है कि सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद भी हमें सूरज दिखता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे अर्थ में वायु की बहुत सारी लेयर है, यानी कि बहुत सारी परतें हैं, तो सूर्य की रोशनी बहुत बार अपवर्तित होती है और इस कारण हमें सूर्य होराइजन यानी कि क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है जबकि वो नीचे होता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। तो हम जानते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, तो सवाल यही है कि आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं। इसी सवाल के साथ हम ये भी जानेंगे कि तारे टिमटिमाते हैं फिर भी ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो यहाँ तक तो आप जानते ही हैं कि ये अर्थ है और वायु का सघन और विरल माध्यम है। अब यहाँ पर कोई तारा है, तारे हमसे बहुत बड़े हैं परंतु बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए उनसे सिर्फ एक किरण ही अर्थ तक पहुंचती है और इस एक किरण का बहुत बार अपवर्तन होता है। उससे क्या होता है कि तारे की जो पोजीशन यानी कि जो उसका प्रतिबिंब है वो हर बार बदलता रहता है और इससे क्या होता है कि तारा हमें हर बार थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई देता है और इसी कारण कई बार हम तक उसकी रोशनी पहुंचती है, कई बार नहीं पहुंचती, कई बार कम पहुंचती है और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं। वहीं पे अगर हम एक किसी ग्रह की बात करें तो ग्रह तारे से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनके पास तो खुद की रोशनी भी नहीं होती, दूसरी की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, परंतु क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा पास हैं तो तारे की तरह उनसे सिर्फ एक किरण नहीं बल्कि बहुत सारी किरण आती है। तो इसी वजह से ये थोड़े से ऊपर तो उठे हुए दिखाई देते हैं, परंतु क्योंकि इनसे बहुत सारी किरण आ रही है तो अगर 4-5 किरण हम तक नहीं भी पहुंच पाती फिर भी काफी सारी किरण हम तक पहुंच जाती है और इसी वजह से ये टिमटिमाते नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जान चुके हैं। इस वीडियो में हमने बात करी है वायुमंडलीय अपवर्तन की, जहां पर हमने ये जाना कि अर्थ का जो वायुमंडल है उसकी वजह से अपवर्तन कैसे होता है। दरअसल वायु की बहुत सारी परतें बन जाती हैं। कुछ वायु गर्म होती है जो ऊपर की तरफ चली जाती हैं और ठंडी वायु नीचे रहती हैं। इसी वजह से ऊपर की तरफ विरल माध्यम बन जाता है जबकि नीचे की तरफ सघन माध्यम बन जाता है और इसीलिए जब भी किसी बाहर में रखे हुए बिंब की रोशनी हम तक पहुंचती है तो उसका अपवर्तन होता है और इसी वजह से वो जहां पर होता है वहां ना दिखकर हमें कहीं और दिखाई देता है। हम इसका 5वां और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आखिरी भाग में आखिर हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, जहां पर हमने काफी अनोखी चीजों की बात करी थी जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं, जैसे कि हमें जितनी भी आकाशीय चीज होती है वो थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, या फिर सूरज हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है और 2 मिनट बाद में अस्त होता है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से भी ऐसी ही कुछ अनोखी चीजें होती हैं। तो आज भी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऐसी ही कुछ अनोखी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर वो होते किस तरीके से। अब उन्हें समझने से पहले हमें प्रकीर्णन अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से इसे देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। वैसे इसकी बात हमने पहली वीडियो में भी करी थी तो ये रिपीटिशन ही हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं सारी चीजें मैटर से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो हवा में भी ऐसे ही कण होते हैं जो अगर हम उसे बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो दिखाई देंगे। अब होता क्या है, मान लीजिए आप एक पत्थर सीधा फेंक रहे हैं तो वो सीधा जाएगा, परंतु मान लीजिए रास्ते में कुछ आ जाए, कोई और दीवार आ जाए, तो होगा क्या कि आपने तो उसे सीधा फेंका होगा परंतु वो किसी और दिशा में चला जाएगा। ऐसा ही प्रकाश के साथ होता है। जब प्रकाश सीधी आती है तो इन कणों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। इसे ही कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता किस तरीके से है। इसके बारे में हम पहली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने टिंडल प्रभाव को जाना था। टिंडल प्रभाव भी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही होता है, परंतु उसे तो हम जानते ही हैं। चलिए एक नया सवाल लेते हैं। तो हमारा नया सवाल है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अब हम सब जानते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है। आजकल ये थोड़ा भूरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा है, परंतु बात वो नहीं है। हमें ये जानना है कि आकाश जो है वो नीला क्यों दिखता है। तो नीला दिखने का कारण क्या हो सकता है, सोचिए जरा।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर भी होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। पर चलिए समझते हैं कि ये होता किस तरीके से है। अब इसे समझने के लिए हमें कुछ और चीजें भी समझनी होंगी। यहाँ पर लिखा है जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। ये तो प्रकीर्णन की ही डेफिनेशन है। अब हमने क्या पढ़ा था कि सफेद रंग के अंदर 7 अलग अलग रंग होते हैं, जैसे कि बैगनी, जिसे हम वॉयलेट कहते हैं इंग्लिश में, इंडिगो और ब्लू यानी कि नीला। अब ये जो 3 रंग होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इनका न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है। ग्रीन यानी कि जो हरा रंग है उसका तरंग दैर्ध्य बाकियों के कंपेयर में बराबर होता है, यानी कि दोनों के बीच का होता है। और येलो, ऑरेंज और रेड यानी कि लाल रंग जो है, इन तीनों का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जिन रंगों का होता है उनका प्रकीर्णन बड़ी आसानी से हो जाता है, वहीं पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले रंगों का जो प्रकीर्णन है वो उतनी आसानी से नहीं हो पाता। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा अर्थ है। अब इसके आसपास क्या है? हमारा वायुमंडल। अब इसके अंदर कण होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बहुत सारे कण होते हैं। अब होता क्या है कि सूर्य से प्रकाश धरती पर आता है, परंतु धरती पर पहुंचने से पहले वो वायुमंडल में पहुंचता है, और वायुमंडल में ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु हैं, इनसे ये प्रकाश टकराता है और होता क्या है कि उसका प्रकीर्णन शुरू हो जाता है। अब प्रकीर्णन किन रंगों का सबसे आसानी से हो रहा था? वॉयलेट का, इंडिगो का और ब्लू यानी कि नीले रंग का। अब होता क्या है कि वॉयलेट और इंडिगो का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत पहले ही होना शुरू हो जाता है, परंतु जो ब्लू रंग है यानी कि नीला रंग, उसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है और वो पूरे आकाश में फैल जाता है। तो ये जो तीनों रंग होते हैं, यही तीनों रंग मिलकर आकाश में फैल जाते हैं और जिसके कारणवश हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉयलेट और इंडिगो यानी कि बैंगनी कलर जो है वो ऊपर की तरफ ही फैल गए हैं, परंतु नीचे आते आते जो नीला रंग है वो सबसे ज्यादा फैल रहा है, और ग्रीन, येलो और ऑरेंज और लाल रंग जो है वो उतना ज्यादा फैलते ही नहीं, वो नीचे आ जाते हैं, और यही कारण है कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि जो प्रकाश है वो जब आ रहा था तो स्पेस में उसका एक भी बार प्रकीर्णन नहीं हुआ। प्रकीर्णन शुरू कब हुआ? जब जो रोशनी थी वो हमारे वायुमंडल में आई। अब यहाँ पर चलिए बात करते हैं चांद की। चांद में जैसा कि आप जानते हैं वायुमंडल नहीं होता, तो वहां का आकाश कैसा होगा? सोचिए। चलिए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो चांद है उसमें वायुमंडल नहीं होता। अब सूर्य का प्रकाश आएगा, परंतु यहाँ पर कोई कण ही नहीं है जिससे वो टकराए, इस वजह से सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाएगा, और इस वजह से ये जो 3 रंग हैं ये प्रकीर्णन नहीं होंगे और चांद का आकाश हमें काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर कोई भी रंग नहीं फैलेगा। यहाँ पर आप एक फोटो देख सकते हैं जो चांद से ली गई है। यहाँ पर आप सूरज को देख सकते हैं और धरती को भी देख सकते हैं। यहाँ पर सूरज के दिखाई देने का मतलब है कि चांद पर अभी दिन हो रहा है, और यही कारण है कि आप चांद की सतह को भी देख सकते हैं, परंतु आकाश को देखिए, वो पूरा काला दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि वहां पर जो तारे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण बस ये है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाया और सूर्य से जो रोशनी है वो सीधा हमारे चांद पर आ गई। तो हमारा पहला प्रश्न तो वहीं पर हुआ खत्म। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न, जो हमसे पूछ रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग होता है वो इतना अलग क्यों होता है। अब हम जानते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें जो सूरज है वो थोड़ा लाल दिखाई देता है, ये बात आपने भी देखी होगी, परंतु ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे समझते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। जब दिन होता है तो सूर्य हमारे जस्ट ऊपर होता है, और इस वजह से जो सूर्य की रोशनी होती है उसे वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय करनी होती है, और इस वजह से उसका प्रकीर्णन भी काफी कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रकीर्णन सिर्फ वायुमंडल में होता है, और अगर वायुमंडल में कम दूरी तय करेंगे तो प्रकीर्णन भी कम होगा। परंतु अगर हम बात करें सूर्योदय या सूर्यास्त की, तो उस समय हमारे लिए जो सूर्य होता है वो क्षितिज पर होता है, और क्षितिज से हम तक सूर्य की रोशनी आने के लिए उसे एक लंबी दूरी तय करनी होती है हमारे वायुमंडल में।
अब वायुमंडल में जब लंबी दूरी तय करनी होगी तो जितने भी प्रकाश का प्रकीर्णन है जो पहले कम हो रहा था वो भी होना शुरू हो जाएगा। तो दिन के समय जैसे कि जो ऑरेंज है और येलो कलर है उसका प्रकीर्णन उतना नहीं होता था, परंतु सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उनका प्रकीर्णन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हम तक पहुंच ही नहीं पाते। दरअसल 7 में से सिर्फ एक ऐसा रंग है जो हम तक पहुंच पाता है और वो है लाल। और यही कारण है कि हम तक सिर्फ लाल रोशनी पहुंचती है और हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ पर होता है हमारा दूसरा प्रश्न खत्म। अब आती है तीसरे प्रश्न की बारी, और तीसरा प्रश्न है खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि खतरे के लिए हम हमेशा लाल रंग दिखाते हैं, जैसे कि रेड लाइट पर रुकने के लिए लाल रंग इस्तेमाल होता है, स्टॉप का सिंबल कहीं बना हो तो वहां पर लाल रंग इस्तेमाल होता है, एग्जिट के लिए हम हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अगर फायर एग्जिट हो या फिर कोई इमरजेंसी एग्जिट हो तो वहां पर भी लाल रंग से एग्जिट दर्शाया जाता है। तो आखिर ये सारे खतरे वाले जो सिंबल हैं, जो संकेत हैं, उन्हें लाल क्यों बनाया जाता है। अब आपको शायद लग रहा हो कि लाल रंग हमें दूर से ही दिख जाता हो, उससे हम आकर्षित होते हो, पर दरअसल ऐसा नहीं है। जो पीला रंग है हमारी आंखें उससे ज्यादा आकर्षित होती हैं। यही कारण है कि जो स्कूल बस है उसे पीला बनाया जाता है कि अगर स्कूल बस कहीं पर भी हो तो सब लोगों को वो आकर्षित करे और वो देखकर समझ जाए कि आगे स्कूल बस है और थोड़ा आराम से गाड़ी चलाएं। परंतु लाल रंग का क्या है? दरअसल लाल रंग जो है वो प्रकीर्ण नहीं होती। दरअसल उसका अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो ही नहीं पाता। यही कारण है कि जब सूर्य क्षितिज पर होता है तब भी हम तक लाल रोशनी पहुंच जाती है। अब मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर बहुत ही ज्यादा कोहरा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हवा में कणों की संख्या भी ज्यादा होगी, तो कम दूरी तय करने पर ही जो ज्यादातर रोशनियां होंगी उनका प्रकीर्णन हो जाएगा और वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। परंतु ऐसी कंडीशन में भी अगर हम लाल रंग से कुछ बनाएं तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसका प्रकीर्णन ज्यादा नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें लाल रंग दिखाई देगा। और यही कारण है कि धुंध जैसी कंडीशन हो या कुछ भी हो, हमें जो खतरे का सिंबल है वो दिखाई दे जाएगा और इसीलिए उन्हें लाल रंग से बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और इससे किस तरह की चीजें होती हैं। यहाँ पर हमारा यह अध्याय खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।